490 डीवी क्या एक तलाक के केस से खत्म हो सकते हैं? क्या 490 डीवी की क्रूरता की वजह से जो पत्नी अपने पति और ससुराल वालों पे करती है, तलाक अवश्य मिल सकता है? ये बातें मैं कई बार अपने पुराने वीडियोस में कह चुका हूं कि आप जब भी तलाक के लिए इनिशिएट करें तो झूठे 490 डीवी के थ्रू अपने तलाक को लड़ने की पूरी कोशिश करें। दिक्कत क्या है? लोग इसे उल्टे तरीके से लेते हैं कि वहां पर अगर इस तरह की बात कर दी गई, मेंटेनेंस के बारे में बता दिया गया या हम पे डीवी 490 लगा है तो हमें तलाक कोई कोर्ट देगा नहीं। जबकि ये सब्जेक्ट मैटर है इस बात का कि क्या पत्नी सही है या नहीं। किस तरह से एक जजमेंट है, दिल्ली हाई कोर्ट इस पूरे मैटर को पूरी डिटेल में जाके समझता है और एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट क्रिएट करता है, जो कि असल में इस वक्त जिस तरह से झूठे केसेस पतियों पर लगाए जा रहे हैं पत्नियों द्वारा और क्रूरता के आधार में लगाए जा रहे हैं, जबकि वो क्रूरता कर रही है क्रूरता का झूठ बोलकर। यानी कि कहानी कुछ भी नहीं है, ईगो का झगड़ा है और पति और ससुराल वालों को सिर्फ इसलिए फंसाया जाना है कि हमारा सेटिस्फेक्शन कर दो, हमें बहुत सारा पैसा देके विदा करो, रहना तो हमें है नहीं और ये हमारी ही मर्जी है। बच्चे से नहीं मिलने देना या कोई और चीज करना, ये सारी चीजें मिलाकर सारे अत्याचार जो है पतियों पे किए जाते हैं। अब छोटी से छोटी बात भी आजकल डाइवोर्स के कैरेक्टर को मजबूत कर देती है। अगर पत्नी ने या पति ने किसी तरह की भी गलती की है शादी में या सेपरेट होने के बाद, ये सब चीजों के साथ जरूरी यह है कि सेपरेशन कितने टाइम का है और उस सेपरेशन में किसने एनफोर्समेंट क्रिएट किया है रिकंसिलेशन का, यानी कि वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना का। चाहे उसके लिए सेक्शन 9 लगाया हो, पर एटलीस्ट अपने स्पाउस से वापस संबंधों को प्रगाढ़ करने की कोशिश की गई। आज यही जजमेंट आपको इन सब चीजों का एक बेहतर सॉल्यूशन देगा। आपको सिर्फ समझना है कि असल में आपके राइट्स कितने स्ट्रांग हैं। इसी के लिए हम लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, जिसके अंदर आपको हम एजुकेट करते हैं इतने स्ट्रांग तरीके से कि चाहे आप अपना केस खुद लड़ रहे हो या वकील साहब से लड़वा रहे हो, आपका रिलेवेंट पॉइंट सुना जाएगा। फास्टेस्ट हियरिंग्स के प्रोसीजर्स, जल्दी रेमेडी वाले रास्ते, ये सब हमारे इन कोर्सेज में एजुकेट करने के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से समझाए जाते हैं। अगर आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं, आपसे पहले जितने लोगों ने ये कोर्सेज जो ऑप्ट किए हैं उन सबको कितना रिलेवेंट फायदा हो रहा है, कितने बेनिफिट्स उन्हें अपने केसेस में हो रहे हैं, ये सब चीजें इस कोर्स का एक एसेंशियल पार्ट है। आपको उनसे भी सीखने को मिलेगा, ना केवल हमारे अलावा। तो आप अगर इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट legalartech.com पे जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या में हैं और हमसे समाधान चाहते हैं तो फिर आप वापस हमारी वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए, उस पर आपको दिए हुए टाइम पर बात करने का मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने क्या समझ रखा है कि क्रूअल्टी एक सिंपल सा वर्ड है जो सिर्फ और सिर्फ किसे मिला हुआ है? पत्नी को। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि डाइवोर्स लगाओगे तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा। यहां मैं ये चीज आगे बढ़ने से पहले बता दूं, इस जजमेंट से आपको यह भी जानने को मिलेगा कि पत्नी की अगर क्रूरता साबित होगी तो उसे एलिमिनी नहीं देनी, उसे मेंटेनेंस नहीं देना। और हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट तक भी इस बात पे एग्री करते हैं, क्योंकि ये जजमेंट फैमिली कोर्ट से सही होता चला था पति के पक्ष में। हालांकि उसने अपने पक्ष को गलत तरीके से कभी नहीं रखा, मजबूत तरीके से रखा, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस के साथ रखा। एक गलती, एक चूक फैमिली कोर्ट से भी हुई, मैं आगे आपको बताऊंगा। मगर उसके बावजूद भी, उस गलती और चूक के होने के बावजूद भी पति के फेवर में डिसीजन कैसे आया, देखिए। सबसे जरूरी चीज, 490 डीवी पत्नियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए किया गया है। उन्हें टॉर्चर करने का साधन या हथियार नहीं दिया गया है कि वो पति और ससुराल वालों पर अत्याचार कर सकते हैं झूठी बातें लिखकर, मन घड़ंत बनी बनाई कहानियों के आधार पर। कोर्ट ने इसके अंदर एक रेगुलर डिसर्शन को भी ग्राउंड माना, मगर क्रूअल्टी को प्रायोरिटी दी और उसकी एक्सप्लेनेशंस भी इस जजमेंट में दिए हैं कि भैया 490 डीवी आप लगाइए, आपके अधिकारों की सुरक्षा के लिए है। पर अगर आप अपने इन अधिकारों की सुरक्षा की जगह इसे घर वालों के खिलाफ, यानी पति और उसके घर वालों के खिलाफ सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं कि सिर्फ आपको क्या चाहिए, उनसे दादागिरी करनी है, उन्हें हैरेस करना है, मॉनिटरी बेनिफिट्स लेने हैं और सिर्फ अपने आप को सेपरेट करने की जो भावना है उसमें डाइवोर्स नहीं डाल के उनका हैरेसमेंट करना है,
यहां पर एक स्टोरी बनती थी जिसको कहीं भी पत्नी साबित नहीं कर पाई। उसने कहा कि मैंने कई बार इनिशिएटिव्स लिए, मैं इनकी बहन से भी मिलने गई डीएलएफ मॉल के अंदर, इसके अलावा गुड़गांव में डीएलएफ मॉल के अलावा एक दो बार उनके साथ मैंने मॉल के अंदर भी मीटिंग की, मगर कोई सोल्यूशन पति निकालने को तैयार ही नहीं था। जब माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप मिलने गई, सबूत दीजिए, तो वो कहती है नहीं साहब सबूत तो नहीं है, पर मैं मिलने गई थी, इनसे पूछ लीजिए। पति ने कहा कि मीटिंग जो है वो इनिशिएटिव जो था वो हमारा था, हमने इनसे कई बार रिकंसिलिएशन की कोशिश की थ्रू ईमेल, व्हाट्सएप मैसेजेस, कॉल्स के थ्रू, और वो सारे रिकॉर्डेड एविडेंसेस हमने फैमिली कोर्ट में दिखाए हैं। यहां पर पति के जो इस तरह के बयान के खिलाफ पत्नी की तरफ से वकील साहब ने ऑब्जेक्शन लगाया कि सब लगाया वो है, पर फैमिली कोर्ट ने इन्हें कंसिडर ही नहीं किया। तो यहां पर पति को कोई लॉस नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने पति का और स्ट्रॉन्ग एज बना दिया, क्योंकि पति ने सारे एविडेंसेस के साथ सपोर्टेड ये सब चीजें कोर्ट को दी थी। कोर्ट ने मान लिया कि जब इतने अच्छे एविडेंसेस के साथ ये आ रहे हैं, यानी कि सिर्फ सीडी, पेन ड्राइव और जो भी चीजें दी गई, कोर्ट ने उसे इतना सारा मटेरियल देख के सिर्फ उसकी काउंटिंग को समझ लिया कि हाँ हो सकता है कि ये सही बोल रहा है, क्योंकि अगर ये हर एनेक्चर में उनका हवाला दे रहा है तो पति सही ही तो होगा। तो कोर्ट ने बस वहां फैमिली कोर्ट ने थोड़ा एक गड़बड़ी कर दी कि उसने कभी ना तो कोर्ट में पढ़ा, ना ट्रांसक्रिप्शंस को पढ़कर कोर्ट के अंदर किसी को पढ़ने के लिए दिया, सामने वाली पार्टी को भी नहीं दिया, और ना ही उस सीडी और पेनड्राइव को कहीं दिखाया गया, पर ऊपर ऊपर से उस बात को मान लिया गया। अब हो सकता है कि माननीय जज साहब ने ये सारे एविडेंसेस जब ये केस में लगे थे तभी देख लियो, मगर गलती ये कर दी गई कि उन्होंने इस चीज को कहीं भी डिस्क्लोज नहीं होने दिया। पर ये इतना अमाउंट ऑफ जो है जुडिशियल फेलियर नहीं रहा, क्योंकि जब यही चीज पर पति ने भी एक्सेप्टेंस दिया कि हाँ ऐसा हुआ था, पर अगर कोर्ट ये इनिशिएटिव लेती है तो मैं आज भी इन्हीं बातों पर रहूंगा, क्योंकि मेरे एविडेंसेस में ये सब चीजें हैं। तो यानी कि पति ने कम से कम 2 से 2.5 साल तक ये कोशिश की, और केस डाइवोर्स का फाइल भी किया, उसके बाद भी पत्नी से कोशिश की कि मिलो बैठो बात करते हैं, पर पत्नी ने उसकी जगह उसके डाइवोर्स का केस डालते ही काउंटर ब्लास्ट के अंदर तुरंत एक आफ्टर थॉट एक चीज लेकर आई, और वो क्या थी? वो थी झूठे डाइवोर्स साबित करने के लिए अपना झूठा 498A, झूठा 420 डीवी, और इसके अलावा 125 में जबरदस्ती मेंटेनेंस मांगने की कोशिश की। अब डाइवोर्स तो झूठा साबित नहीं हुआ, मगर क्रूअल्टीज और स्ट्रॉन्ग हो गई पति के खिलाफ, क्योंकि वहां पर पति को यह बेनिफिट मिल गया कि देखिए मैं तो पहले ही कह रहा था, मेरे साथ इन्होंने इसी तरह से क्रूअल्टीज की है, क्योंकि जब भी मैं इनसे मिलने गया मुझे गाली गलौज की, एक दो बार मुझे थ्रेटन भी किया गया कि मैं मर जाऊंगी अगर तुम मुझसे मिलने आए, रिकंसिलिएशन की कोशिश भी की तो आत्महत्या कर लूंगी, और यहां तक कि मुझसे मार पिटाई करने की भी थ्रेटनिंग्स मुझे दी गई। तो इस वजह से मैं डर गया, और फाइनली इन सारी थ्रेटनिंग्स की वजह से मैंने डाइवोर्स डाला। पर मेरे डाइवोर्स के मेरे पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं। जब मैंने मेरी पत्नी को लाने, समझाने, बताने, समझाने की सब कुछ कोशिश की, मैंने बहुत सोशल मीटिंग्स की, सारी बातें समझाने की कोशिश की, पर मेरी पत्नी इंटरेस्टेड नहीं थी। बावजूद उसके पत्नी ये झूठ बोल रही थी कोर्ट के अंदर कि नहीं साहब मैं तो रहना चाहती थी। तब यहां माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि आप रहना चाहते थे? जी हाँ मैं रहना चाहती थी, और यहां पर मैं अपने पति के साथ आज भी विलिंग रखती हूं कि मैं अपने पति के साथ रहूंगी। कोर्ट ने कहा साहब ऐसा है, डाइवोर्स डालने से पहले आपने कभी भी कोई ऐसा सबूत नहीं दिया है कि आप रहने के लिए पति के साथ गुजारिश कर रही थी, ये तो यहाँ एविडेंस के साथ आए हैं। ना ही आपने कोई ऐसा इनिशिएटिव दिखाया है। आपके वर्बल कमिटमेंट या स्टेटमेंट को हम कैसे कंसिडर कर लें? मगर साथ ही बात आपकी तय हो जाती है कि बावजूद उसके रिकंसिलिएशन जैसा तो आपका नहीं दिखता है कुछ भी। आपके 498 डीवी और 125 बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के, बिना किसी गवाह के लग रहे हैं, और जो गवाह भी है वो फेलियर ऑफ जस्टिस की तरफ लेके जा रहे हैं आपके केस को। तो हम कैसे मान लें कि आप रिकंसिलिएशन में विश्वास करते हैं? हाँ, पति ने जब भी कोशिश की तो आपके एडवर्स जवाब उसको मिले हैं, आपके एडवर्स रिस्पॉन्सेज उसको मिले हैं, और उसका एविडेंस लेके वो कोर्ट में खड़ा है। मजे की बात सुनिएगा, ये अपील फैमिली कोर्ट के सही फैसले के खिलाफ पत्नी ने की थी, और वो अपनी अपील को खारिज करा के लाई। और बावजूद इसके कि उसने जो अपील की उसके अंदर उसकी कहीं भी, जनरली हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट्स की कल्चर है
कि वो पत्नी को एलिमनी दिलाकर ही ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर करते हैं कि अपनी क्या क्या रिकंसिडरेशंस आपको अब फाइनल डिग्री देते हुए डाइवोर्स की देनी है। क्योंकि ये फैमिली कोर्ट का ही क्राइटेरिया है कि डिग्री फाइनली सारे बात को समझने के बाद, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद डिग्री फाइनली जो राइट रखती है वो फैमिली कोर्ट ही रखती है अपने पास। तो ये सारी चीजें जो है पत्नी के खिलाफ चली गई। ज्यादा स्मार्टनेस जो है वो पत्नी को भारी पड़ गई। कहा मेंटेनेंस बड़ा करवाने जा रही थी, इसमें कंसिडर करवाया उन्होंने कि हमें मेंटेनेंस नहीं दिया गया, हमारे मेंटेनेंस के केस में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये सीधा डाइवोर्स ही लड़ रहे हैं। तो मैंने आपको आज मोटा मोटी बात ये समझाई कि देखिए, अगर आप रेलेवेंसी के साथ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेनिफिट्स आप लेना चाहते हैं, तो आपको अपने झूठे केसेस को भी कंसिडरेशन बनाना पड़ेगा अपने फैक्ट का, क्योंकि पत्नी कभी साबित नहीं करा सकती। इस वजह से पति के खिलाफ 490 डीवी भी हटते हैं। डाइवोर्स का केस अकेला ये मत समझिए कि सिर्फ एलिगनी का केस है, ये क्रूअल्टी साबित करने का भी केस है। ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बल्कि उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जैसे पत्नियों को 490 और डीवी में क्रूअल्टी साबित करने के राइट्स मिले, स्पेशली 490 के अंदर। डीवी तो फिर भी ग्रेव इंजरीज से भरा हुआ नहीं है, वो जनरल मार्केटाइज झगड़ों से रिलेटेड है, बट 490 ग्रेव इंजरी से भरा हुआ है। मगर उससे ज्यादा भारी पड़ता है क्रूअल्टी का केस डाइवोर्स का। पर ये आपकी रेगुलर हैबिट में हो चुका, आपकी प्रैक्टिस में हो चुका है कि आपको गाइड गलत किया जाता है। इस तरह से डाइवोर्स मत डालिए, एलिमनी देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ती एलिमनी। आप अपनी क्रूअल्टी स्ट्रॉन्ग तरीके से साबित तो कीजिए। आपका डीवी 490 भी झूठा लगा है तो भी आपको बिना एविडेंस के, ये दो तीन चीजों का ही एविडेंस कि वो कुछ साबित नहीं कर पाई, और आप डाइवोर्स में साबित कराने की कोशिश कीजिए, वो तब भी साबित नहीं कर पाएगी। और फायदा यही मिलेगा कि आपको तब भी बिना सबूतों के डीवी 490 के ग्राउंड्स पर ही जो पत्नी साबित नहीं कर पाएगी, ओनर्स ऑफ जो प्रूविंग है वो पत्नी के ऊपर है, यानी उसको ही करना पड़ेगा। डाइवोर्स में आने के बाद बावजूद इसके कि आप एप्लीकेंट है, वो रेस्पोंडेंट होगी वहां पे। और डाइवोर्स हमेशा इनिशिएट कीजिए, ये परंपरा डालिए, ये एलिमनी का डर, ये मेंटेनेंस का डर छोड़िए, एक आजाद जिंदगी जीना जरूरी है। अब यहाँ एक बोनस पॉइंट बता देता हूं। पति के सोशल मीडिया अकाउंट से पत्नी के वकील ने बहुत सारी फोटोग्राफ्स निकाली थी, और उन फोटोग्राफ्स को बकायदा दिखाया कोर्ट के अंदर कि ये देखिए एक लड़की के साथ जिस तरह से इनका अरेंजमेंट है फोटोग्राफ्स का, जिस तरह से फोटोग्राफ में अपने आप को दिखा रहे हैं, उसे लगता है कि इनकी बीवी है। अब किसी के अज्यूम कर लेने से कोई किसी की बीवी नहीं हो सकती, और गर्लफ्रेंड होना कोई बड़ी बात नहीं। और तब आप पे क्रूअल्टी माना जाए जब कम से कम आप तो ये कंसिडर कराएं कि पति के ऊपर आपने क्रूअल्टी नहीं की है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है वो कोर्ट ने खारिज कर दिया कि भैया ठीक है, फैमिली कोर्ट ने थोड़ी बहुत गड़बड़ ऐसे कर दी कि उतना डिटेल्ड में कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स के वक्त ये ध्यान रखते हुए कि भाई सामने वाली पार्टी को भी पता होना चाहिए कि एविडेंसेस क्या है, तो उनको नहीं ध्यान रखा गया। मगर क्योंकि पत्नी अपनी कोई बात साबित नहीं कर पा रही, पति का भी एक बार के लिए ओरल टेस्टिमोनी ही आ रहा है सामने, जो कि सपोर्टेड दोनों की तरफ से क्या है, एफिडेविट से। मगर असल बात यह है कि पति ने एटलीस्ट मटेरियल जो है वो रखा तो है कोर्ट के सामने। अगर वो कंसिडर हो भी या तो इतना कॉन्फिडेंस शो कर रहा है कि हाँ वो सब कुछ वही मिलेगा जो बात मैंने अपने केस में बताई है एज इट इज। रिकंसिलिएशन की बातें, उसके अलावा सुसाइड की धमकी पत्नी द्वारा दी गई, मार पिटाई की धमकियां दी गई, या कितनी बार मीटिंग्स की गई, वो सब चीजें, उसके अलावा किए गए खर्चे, उसके अलावा बहुत सारे बिल्स वगैरह, पति को बाद में भी मिलने के लिए कितनी बार वो गया, वो सब चीजें दिखाने का मौका था। और पत्नी इन सब चीजों पे धीरे धीरे डिनाई करती चली गई, यानी कि रास्ते सारे खुले हुए हैं। आपको कभी कोई नहीं रोक सकता है डाइवोर्स लेने से, बशर्ते कि आपका लेवल ऑफ प्रेजेंटेशन चाहे 6 महीने 8 महीने अपनी ड्राफ्टिंग में लगाइए, अपनी तैयारियों में लगाइए, उसके बाद जाइए। यहां मैं और बता देता हूं कि 23(1) HMA की भी एप्लीकेशन यहां लगी थी, मगर उसके अंदर भी पति जो है वो ज्यादा फेवर ले पाया अपने पास। तो ये सारे बेनिफिट्स आपके पास होंगे। अच्छा खासा रिसर्च बेस पूरा जजमेंट है, बहुत डिटेल्ड है। आई एम इम्प्रेस्ड, इतना बढ़िया जजमेंट बना के दिया है कि आप लोगों को भी अपने केसेस के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इस जजमेंट को ढंग से पढ़िएगा, फिर भी कोई दिक्कत हो हमारे संपर्क में रहिएगा, कोर्स के थ्रू या फिर अपॉइंटमेंट के थ्रू। हम आपको इससे ज्यादा बेहतर तरीका बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर केस, क्योंकि जजमेंट तो किसी पर्टिकुलर केस का ही रेफरेंस दे सकता है ना आपको। आपके केस का ट्रीटमेंट क्या चाहिए वो उस पर भी बात की जा सकती है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।